नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जन्म पत्री में गुरु का फल कैसे देखते हैं। ठीक, देखिए, गुरु जन्म पत्री में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होता है। लग्न और चंद्र के बाद सबसे अधिक अगर महत्व किसी का है तो गुरु का है। ऐसा क्यों? क्योंकि गुरु शुभता का कारक है, शुभ कामों का, शुभ विचारों का। तो जिसका गुरु बलवान रहता है उसके जीवन में शुभता बढ़ जाती है, उसके सोच विचार अच्छे होने लग जाते हैं, उसमें मानवीय गुण बहुत अधिक होते हैं। और जिनका गुरु कमज़ोर होता है, पाप प्रभाव में होता है, पीड़ित होता है, उनमें विचारों की उतनी शुभता नहीं होती और उनका जीवन उतना ही गुरु के हिसाब से उतना ही वो तामसी होने लगता है, विचार खराब होने लगते हैं, छल कपट और वो स्वार्थ बढ़ने लगता है। ठीक, तो आइए देखते हैं कि गुरु का फल कैसे देखा जाता है। तो देखिए, गुरु जो होता है दया, धर्म, ज्ञान, धन, संतान और अच्छे विचारों का कारक है। अगर किसी की जन्म पत्री में गुरु बलवान होगा, चाहे वो अशुभ भावों का ही स्वामी क्यों ना, चाहे वो अष्टमेश ही क्यों ना हो, अगर बलवान होगा तो उसके अंदर ये गुण आते चले जाएंगे। क्योंकि गुण और ये सब तत्व का गुरु नैसर्गिक कारक है। इसलिए अगर गुरु बलवान होगा तो भले ही वो क्यों ना जन्म पत्री में अष्टमेश ही क्यों ना हो, वो धन को बढ़ाएगा, ज्ञान को बढ़ाएगा, आदमी के अंदर दया पैदा करेगा, धर्म पैदा करेगा, अच्छे विचार पैदा करेगा। ठीक, तो वही इसके विपरीत आदमी अगर गुरु कमज़ोर होता है, पाप प्रभाव में होता है, तो दूषित विचार दूषित हो जाते हैं, आदमी आडंबर में ज़्यादा विश्वास रखता है, ऊर्जा उत्साह की कमी हो जाती है। ठीक, तो आइए देखते हैं कि जन्म पत्री में गुरु का बल कैसे देखना है, कैसे देखना है, उसका फल कैसे देखना है। तो देखिए, सबसे पहले गुरु अंश बली होना चाहिए। अंश बली मतलब अंश अगर उसके 6 डिग्री से 24 डिग्री के बीच में है तो अच्छे हैं, अगर उससे कम है या उससे ज़्यादा है तो वो गुरु कमज़ोर हो जाता है। उसके बाद गुरु और सूर्य के बीच कम से कम 10 डिग्री का अंतर होना चाहिए। अगर उससे कम अंतर होगा तो जितना कम अंतर होगा उतना गुरु कमज़ोर होता जाएगा, क्योंकि ऐसा गुरु अस्त हो जाता है। सूर्य से के ज़्यादा समीप जाने पे कोई ग्रह अस्त हो जाता है। ये तो जो वैल्यू मैंने ली है ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, क्योंकि मैं एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि ज्योतिष में कुछ भी एग्जैक्ट नहीं होता है, हमेशा अप्रॉक्सीमेट ही होता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू को महत्व नहीं देता हूँ। हाँ, उसके आसपास देख लेते हैं। तो देखिए, सूर्य से और गुरु के बीच 10 से अंशों से अधिक दूरी हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि गुरु ऐसे में गुरु का प्रभाव कम नहीं होगा। और अगर वो क्या नाम है, सूर्य और गुरु के बीच में दूरी कम है तो ये दूरी 3 डिग्री से कम नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों के बीच में 3 डिग्री से भी दूरी कम हो जाएगी तो ठीक नहीं रहेगा। वो गुरु एकदम, उसका बल एकदम समाप्त हो जाएगा, पूरी तरह से अस्त हो जाएगा, और वो गुरु ऐसे जातक के लिए अपने कारक संबंधी और अपने भाव संबंधी फलों को देने में सक्षम नहीं रहेगा। ठीक,
तो देखिए, और अगर गुरु स्वराशि का हो, उच्च राशि का हो तो अच्छा है। और गुरु शुक्र जो है गुरु का शत्रु होता है, परम शत्रु है गुरु का। तो इसलिए इनकी राशियों के अलावा, इनकी शुक्र की कौन सी 2 राशियां हैं, तुला और वृष, इन दोनों राशियों को अलावा छोड़ के बाकी सब राशियों में गुरु अच्छा फल करता है। ठीक। उसके बाद गुरु जो है 6, 8, 12 भाव में बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन ऐसा गुरु तब भी बहुत खराब फल नहीं देता, लेकिन हाँ उतना अच्छा फल देने में सक्षम नहीं होता है। ऐसे 6, 8, 12 भाव में गुरु होने से धन और संतान की व्यक्ति को हमेशा चिंता लगी रहती है। और 5वें भाव में बैठ के गुरु, अगर अकेला गुरु बैठा रहेगा 5वें भाव में, तो क्या होगा, थोड़ा सा संतान के प्रति चिंतित करता है। अगर अन्य योग भी जन्म पत्री में संतान को नुकसान पहुंचाने वाले हो तो ऐसे जातक को संतान में भी समस्या हो जाती है। ठीक। अब देखिए, गुरु मन में शुभता का, जीवन में शुभता और मन में शुभता का कारक होता है, तो उस पर जितना शुभ प्रभाव रहेगा उतना ही अच्छा है। और गुरु पे अगर उग्र ग्रहों का, क्रूर ग्रहों का प्रभाव रहेगा तो थोड़ा सा आदमी क्रूर स्वभाव का होने लगता है। और पाप ग्रह जैसे राहु का प्रभाव रहेगा तो उसकी मानसिकता और विचारधारा दुष्ट, जिसको हम कहते हैं, उस टाइप की होने लगती है। ठीक। जैसे मंगल आदि ग्रहों का प्रभाव उतना खराब नहीं, लेकिन तब भी अगर मंगल का प्रभाव गुरु पे रहता है, चंद्र पे रहता है, तो थोड़ा सा स्वभाव में उग्रता आ जाती है। और देखिए, गुरु की जो दृष्टि होती है वो बहुत ही अच्छी, शुभ होती है। चाहे गुरु जन्म पत्री में अकारक ही क्यों ना हो, अकारक अर्थात षष्ठेश, अष्टेश और द्वादश, 6, 8 और 12वें भाव का ही स्वामी क्यों ना हो, तब भी उसकी दृष्टि जो होती है शुभ होती है। और जिन जिन भावों पे उसकी दृष्टि पड़ती है उनको बहुत बल प्रदान करती है। और अगर ये भाव अच्छे भाव हों तब वो जातक का जीवन खुशहाल हो जाता है। जैसे दूसरे भाव पे गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो अच्छा है, क्योंकि ये धन का कारक होता है और ये धन का भाव है, तो इस पे पड़ेगी बहुत अच्छा है। 5वें भाव पे अगर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो बहुत अच्छा है। 9वें भाव पे गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो बहुत अच्छा है, क्योंकि भाग्य का भी कारक होता है। भाग्य भाव पे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये जो चारों केंद्र हैं, 10वां भाव, 11वां भाव, इन सब पे भी अगर दृष्टि पड़ेगी गुरु की तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सब भाव बहुत ही शुभ भाव हैं, आदमी के जीवन में अच्छे तत्वों की वृद्धि करते हैं। और अगर गुरु की चंद्र पे दृष्टि पड़ेगी तो ये तो बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि उसका मानसिकता बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत सात्विक हो जाती है ऐसे व्यक्ति की जिसकी चंद्र पे गुरु की दृष्टि पड़ती है। ठीक। और देखिए, दूसरे घर का स्वामी, ये जन्म पत्री का, ये देखिए मिथुन लग्न का एक थोड़ा सा जन्म पत्री बना है। अगर दूसरे घर के स्वामी के साथ गुरु हो, दूसरा घर ये है जन्म पत्री जैसे, तो इसका स्वामी इस लग्न में होगा चंद्र। अगर ऐसे दूसरे घर के स्वामी के साथ अगर गुरु होगा तो आदमी को धनी बनाता है, मतलब उससे युति करता हो या दृष्टि से उससे संबंध बनाता हो। ठीक। और अगर गुरु 5वें भाव के स्वामी के साथ होता है, 5वें भाव के स्वामी के साथ होता है अगर गुरु, तो ऐसे जातक की संतान बहुत काबिल हो जाती है, योग्य, बहुत योग्य होती है। ठीक। और आइए देख लेते हैं गुरु से कौन कौन से योग बनते हैं। तो गुरु से सबसे पहला योग बनता है हंस योग। अगर गुरु अपनी राशि का या उच्च राशि का होके केंद्र में बैठे, ये चारों भाव केंद्र हैं, अगर इसमें अपनी राशि का या
उच्च राशि के, जैसे इसमें गुरु की राशि है ये दोनों, अगर इन दोनों में बैठेगा तो हंस योग बनेगा। अगर यहाँ अकेला गुरु रहेगा तो वो हंस योग अच्छा होगा, बलवान होगा। और अगर किसी क्रूर ग्रह के साथ होगा और क्रूर ग्रह की दृष्टि होगी उस पर, तो वो हंस योग उतना बलवान नहीं होगा, कमज़ोर हो जाएगा। हंस योग एक राजयोग है। राजयोग का अर्थ होता है कि जीवन में सौभाग्य, सुख और समृद्धि लाना। तो ये हंस योग बनेगा अगर गुरु केंद्र में हो, अपनी राशि या अपनी उच्च राशि। गुरु की उच्च राशि है कर्क, ठीक। तो अगर गुरु ऐसा गुरु हो लग्न में, वो केंद्रों में बलवान हो, तो हंस योग बनता है, जो एक ही बहुत बढ़िया राजयोग है। उसके बाद देखिए, एक गुरु से गज केसरी योग भी बनता है। ऐसा कब होता है? जब गुरु के साथ चंद्र हो, ठीक। जैसे मान लीजिए चंद्र यहाँ है, गुरु के साथ चंद्र हो, यहाँ गुरु हो, यहाँ चंद्र से गुरु केंद्र में हो, 4, 7 और 10 भाव में चंद्र से गिनने पे गुरु 1, 2, 3, 4 यहाँ हो, या 5, 6, 7 यहाँ हो, 8, 9, 10 यहाँ हो। चंद्र और गुरु के बीच परस्पर 4, 7 मतलब केंद्र का संबंध होना चाहिए। गुरु और चंद्र परस्पर केंद्र में होंगे तो वो गज केसरी योग होता है। ऐसा गज केसरी योग भी एक राजयोग है, लेकिन गज केसरी योग बनने के लिए कुछ शर्तें हैं। जैसे इसमें गज केसरी योग अच्छा तब बनेगा जब गुरु या चंद्र अपनी या अपनी उच्च राशि में हो, तब गज केसरी योग एक अच्छा बन सकता है। या ऐसे भी गज केसरी योग अच्छा होगा जब गुरु या चंद्र में से एक लग्न के अनुसार कारक ग्रह हो, लग्न का कारक ग्रह, ठीक। अगर लग्न का कारक ग्रह होगा गुरु, तो भी गुरु या चंद्र, तो भी गज केसरी योग बलवान बनेगा। और 5, 4, 1, 8, 9, 12 इन लग्नों में गुरु या चंद्र कारक होते हैं। तो अगर इन लग्नों में गज केसरी योग बनेगा तो वो एक अच्छा राजयोग साबित होगा। उसके बाद देखिए, ये दोनों राजयोग हैं और ये दोनों दुर्योग हैं। तो ये कौन से होता है? देखिए, एक शकट योग होता है, ये गुरु और चंद्र से बनता है। गुरु और चंद्र से कैसे बनता है? जब गुरु और चंद्र परस्पर गिनने पे 6, 8, 12 होते हैं कि में स्थित हो। जैसे मान लीजिए चंद्र यहाँ है इस भाव में, और इससे गिनने पे 6ठे पे, 8वें पे, 12वें पे अगर गुरु हो जाए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर यहाँ गुरु होगा तो ये शकट योग बन जाएगा। यहाँ 7, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अगर यहाँ गुरु हो जाएगा, चंद्र यहाँ है, तो भी ये शकट योग हो जाएगा। इसी तरह 12वें अगर हो जाए यहाँ, क्योंकि चंद्र से ये भाव 12 है, तो भी शकट योग हो जाएगा। ये एक दरिद्र योग है। तो ऐसे जातक के जीवन में बहुत बार धन नाश होने के अवसर बनते हैं, बहुत धन नाश होने के योग बनते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा जातक गरीब ही हो, धनवान, कई धनवान लोगों के जीवन में भी ऐसे बनते हैं योग। लेकिन क्या होता है कि जब ये योग बनता है तो उसके जीवन में कई बार धन नाश होने का भी योग बनता है, ठीक। अब देखिए, एक गुरु और राहु का चंडाल योग होता है। जब कहीं गुरु और राहु साथ में हों, गुरु, मान लीजिए गुरु यहाँ, यहीं राहु है, तब एक चंडाल योग बनता है। ऐसे में क्या होता है कि गुरु हमारे मन में और जीवन में शुभता का कारक है, और राहु जो है
गलत बातों का अशुभता का कारक है। जब इसका संयोग हो जाएगा तो जीवन में अशुभता और मन में अशुभता और पाप विचार, राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ने लगती है और ऐसे जातक का जीवन सुखी नहीं रह पाता। तो ये जरूरी नहीं है कि गुरु चंडाल में राहु साथ ही होना चाहिए। अगर कहीं से राहु की दृष्टि भी पड़ेगी गुरु पे तब भी वो गुरु चंडाल योग है और तब भी वैसे ही फल होते हैं। और ये स्थिति केतु के साथ भी बनती है, लेकिन राहु वाली चंडाल योग ज़्यादा खराब होता है, जबकि केतु के साथ भी वैसा होता है। केतु अगर साथ में बैठ जाए, केतु की दृष्टि पड़ जाए गुरु पे, तब भी एक चंडाल योग बनता है, लेकिन तब वो उतना खराब नहीं होता जितना राहु से खराब होता है। ठीक, अब आइए देख लेते हैं कि वक्री जब गुरु होता है तब कैसा फल करता है। तो देखिए, जब गुरु वक्री होता है तो जब सामान्य रहता है और अच्छे भावों का स्वामी अगर होता है, वक्री होने पे ग्रह जो होता है धरती के बहुत करीब होता है, जिससे कि उसका जातक पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और अगर वो ग्रह वक्री होता है तो उन भावों का फल अधिक करता है जिनका कि वो स्वामी हो, और अगर वो शुभ भावों का स्वामी हो जाता है तो जीवन में उन भावों का भी वृद्धि कर देता है। जैसे मान लीजिए 10वें भाव का स्वामी अगर वक्री हो जाएगा, गुरु है और वक्री हो जाए, तो आदमी को, ऐसा आदमी हमेशा उच्च पद पाने का प्रयास करता है, अधिक वो आगे बढ़ने का, जीवन में अच्छे ऊंचा से ऊंचा पद प्राप्त करने का प्रयास हमेशा लगा रहता है। पद मिलने जाने के बाद भी मैंने बहुत लोगों की जन्म पत्री में देखा, बहुत अच्छे पद पे हैं, लेकिन वो तब भी हमेशा परेशान ही रहते हैं कि उसी अपने पद के बारे में हमेशा उसको आगे से आगे बढ़ाने के पीछे लगे रहते हैं। इस तरह से कहते हैं कि वक्री ग्रह जो होता है वो अच्छा होता है, लेकिन आदमी को थोड़ा सा वो हमेशा संघर्षशील अपने उसमें बनाए रहता है, हमेशा उसको बेचैनी दिए रहता है कि उस भाव के फलों के बारे में, और आदमी हमेशा उसी में उलझा रहता है, उसी के बारे में हमेशा प्रयासरत रहता है। इसे अच्छा भी समझ सकते हैं और इसे अगर खराब समझे तो खराब भी समझ सकते हैं। और दूसरी बात ये ध्यान देने योग्य है कि गुरु अगर नीच का होगा और वक्री हो तब वो अच्छा फल करेगा, क्योंकि वक्री होने से ग्रह का बल बढ़ जाता है। और अगर उच्च का हो गुरु और वक्री हो तब वो अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया कि अति सर्वत्र वर्जयेत, अर्थात किसी चीज़ की अति जो होती है अच्छी नहीं होती है। तो ऐसे ही बल अगर बहुत अधिक बढ़ जाएगा तो वो भी अच्छा नहीं है। ठीक, तो इसीलिए कहते हैं कि जो वक्री, अगर गुरु उच्च का वक्री हो जाएगा तो अच्छा नहीं है, जातक में तरह तरह की समस्याएं ही पैदा करता है। लेकिन अगर सामान्य है या नीच का गुरु है और वक्री हो जाएगा तो उन भावों की फलों में वृद्धि कर देगा जिनका कि वो स्वामी है। अगर ऐसे भाव अच्छे भावों में पड़े, जैसे इसमें दोनों भाव अच्छे हैं, 7वां भाव और ये भाव 10वां भाव, तो ऐसे जातक का अगर वक्री हो जाएगा तो बहुत शुभ फल कर देगा। अगर हाँ अष्टमेश होगा या षष्ठेश होगा या द्वादशेश होगा तो उसके साथ साथ शुभ भाव के फल के साथ साथ अशुभ भाव के फल की भी वृद्धि करेगा। तो इसमें थोड़ा सा वो हो जाता है, उतना ज़्यादा अच्छा फल नहीं मिल पाता। या आदमी के जीवन में वो क्या नाम है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक साथ बढ़ते हैं। लेकिन जिन लग्नों में गुरु दोनों भावों का अच्छा, वो दोनों शुभ भाव हैं और उसका वक्री हो जाएगा तो उसमें थोड़ा सा भी जन्म पत्री में बल होगा तो आदमी को एकदम राजयोग बना देगा। ठीक, तो अगर गुरु कमज़ोर हो, पाप प्रभाव कमज़ोर हो, 6, 8, 12 में हो तो गुरु का दान करना चाहिए, गुरु के मंत्र का जाप करना चाहिए। और अगर पाप ग्रहों के प्रभाव में हो तो
उन पाप ग्रहों की शांति करनी चाहिए, दान करना चाहिए जिनका कि गुरु पर पाप प्रभाव पड़ रहा है। और अगर गुरु अच्छे भावों का स्वामी है और 6, 8, 12 में नहीं है, नीच नहीं है, तब आप उसका रत्न भी पहन सकते हैं। लेकिन रत्न पहनने से पहले एक बार वो किसी जानकार की राय ले लेना चाहिए, क्योंकि रत्न सबको सूट नहीं करते हैं आसानी से। तो आशा करता हूँ आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।